जय हिंद साथियों, आपका अपनी YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्विज के साथ करेंगे, जो कि आज की हमारी आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल, यदि हमारा दिमाग शांत रहेगा और एक जगह स्थिर रहेगा तो हम दुनिया की हर जंग जीत सकते। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा रीजनिंग का पोर्शन होगा। आप लोग देख सकते हैं ये 23 जनवरी 2023 को आया हुआ पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग का, कह रहा है वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। अब इस चित्र में कौन सा अंतर्निहित है? क्या देखिए ये वाला चित्र हो सकता है क्या? और घुमाना अनुमान्य नहीं है, मतलब घुमाना चित्र में क्या कोई ऐसी आकृति आपको दिख रही है? यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्या इस प्रकार की आकृति ये दिख रही है? ये भी नहीं है। इस प्रकार की आकृति, बिल्कुल ये आकृति आपको दिख रही होगी, ये आकृति दिख रही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने मित्र हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। पी क्यू आर एस टी और यू, पी टी और एस के ठीक बगल में बैठा है। तो दो स्थितियां बनाएंगे हम। कह रहा है पी जो है वो टी और एस के ठीक बगल में बैठा है। पी जो है टी और एस के ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब टी और एस के बीच में बैठा है। तो एक बार इस पार एस और टी उल्टा करना। एस क्यू के बाईं और ठीक बगल में, क्यू के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, और यहाँ पर तो पी के बाईं ओर हो गया, तो ये वाली स्थिति हमारी गलत हो गया। यू क्यू के दाईं ओर बैठा है। यू जो है वो क्यू के दाईं ओर बैठा है। क्यू के दाईं ओर कौन बैठा है? यू बैठा है। बचा कौन है भाई? पी क्यू आर। आर आपका यहाँ पर है। बिल्कुल, क्या पूछ रखा है आपसे? टी के दाईं ओर ठीक बगल में, टी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? पी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित मतलब समीकरण को संतुलित करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर गुणा प्लस बराबर डिवाइड माइनस है, यहाँ पर डिवाइड है। देखो डिवाइड यहाँ पर क्या 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5 आ जाएगा, तो इसको भी रोक सकते हैं, हो सकता है आ जाए, लेकिन इसको रोकेंगे। तीसरे नंबर पे डिवाइड है, तीसरे नंबर पे डिवाइड है 2 से 280 को 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरे नंबर पे मतलब दूसरे नंबर पे 280 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो ये भी फ्रैक्शन वैल्यू में आएगी, तो इसको भी हम रोकेंगे। मैं कट नहीं कर रहा हूँ, इसको रोकेंगे मतलब इसको आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? 7 गुणे में 10 प्लस 280 बराबर में 2 डिवाइड बाई 10 और माइनस का 80। क्या आएगा ऐसे? 70 प्लस 280, और इस पार तो बहुत कम है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगली इक्वेशन क्या है हमारी? गुणा। तो 7 गुणे में 10 और बराबर में 280 और डिवाइड बाई 2 और प्लस का 10 माइनस का 80। तो यहाँ पर कितना हो गया? 70। यहाँ पर कितना हो गया? 140 और प्लस 10 और माइनस का 80, तो क्या कितना बच गया भाई? माइनस का 70। तो यहाँ कितना हो गया? 70 बराबर में 70। कौन सी डेफिनेशन सही बन गई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या है भाई? 5 है, 9 है, 25 है। क्या है? 5 9 25 97 481 और अगला पद आपको बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 5 1 से मल्टीपल किया मैंने और प्लस कितना किया? 4 किया, और 9 दूनी 18 और प्लस कितना किया? 18 और 7 प्लस किया, है ना? कितना प्लस कर रहे हैं भाई? 9 दूनी 18 और 7, 18 7 कितना होता है? 25। अब 25 दिए 75, 25 दिए 75 होता है, और प्लस कितना कर रहे हैं भाई? 97 से 75 घटाओ तो 22 प्लस। कितना प्लस कर रहे हैं? 22 प्लस। अब 97 को 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28
और 4 7 28, 4 9 36, 37 38 और 481 से घटा के देखेंगे कितना प्लस हो रहा है। 11 से 8 गया 3 और 7 से 9 8 17, 93 प्लस का कितना प्लस कर रहे हैं, प्लस का 93। क्लियर। अब यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि कितना प्लस कर रहे हैं, 4 प्लस कर रहे हैं, फिर 7 प्लस किया, फिर 5 कम 5, 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 7 25, 25 3 75, 75 में कितना जोड़ा भाई, 22 जोड़ दिया, बिल्कुल। फिर 93 जोड़ा, मतलब इसमें 93 क्यों जोड़ा, क्योंकि इससे हम 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 93। 25 से 3 कम किया 22 और 9 से 2 कम किया और 5 से 1 कम किया, मतलब इससे -1 करके जोड़ रहे थे, इससे -2 करके, -3 करके, -4 करके। आगे हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और इससे -5 जोड़ देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, 5 8 40, 5 चक्कू 20 और 21, 2105 हो गया। और कितना जोड़ेंगे, इससे हम 5 घटाकर, तो 481 से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 476, इसमें हम जोड़ देंगे। कितना करेंगे, 476 इसमें हम जोड़ देंगे। तो 476 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11, 7 और 1 8, 2581। कितना आना चाहिए, 2581। कहीं पे गलती हुई है क्या, देखते हैं। 11 7 और 1 8, 4 और 1 5, 2500 आना चाहिए। 4 से मल्टीपल किया मैंने, 4 1 4, गुना गलत है, 4 1 4, वो 5 से गलत है ना, 5 1 5, 5 8 40, 0 5 के 20 4 24 आ गया। कितना, 2405 और 476 इसमें जोड़ेंगे। 6 5 11 और यहाँ पे 7 और 1 8 और 8 2, 2881 आना चाहिए। कहीं पे 2881, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, कह रहा है चिल को लिख रखे हैं भाई। चिल को क्या लिखा है, CHILL को HDNHQ। देखिए CHILL। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 3 8 9 12 12। क्या लिख रखे हैं भाई, HDNHQ। कितना है, 8 4 14, 8 क्योंकि 17। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्लस का 5 हो रहा है, 3 से प्लस 5, 8 से माइनस का, मतलब प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 5। यही तो सीरीज चल रही है, यही तो सीरीज चल रही है भाई, प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 5। हमें क्या बोला है कि डेविल को क्या लिखेंगे, किसको, डेविल। डेविल को क्या लिखना है, यहाँ पर है 4 5 22 9 12। तो प्लस का 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का 4 करेंगे 1 और 22 से प्लस का 5 करेंगे तो 27, 27 पे का मतलब ए आएगा। 9 से 5 घटाएंगे तो 4, 9 से 5 4 घटाएंगे, माइनस का 4 करेंगे तो 5 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17। कितना आ जाएगा, 9 पे आया आई ए, 27 पे भी ए आता है ई और क्यू की IAAEQ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग लिखना है इसको। देखिए LEA आपको कॉमन मिल रहा होगा हर जगह, कट कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे VRPSS, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, P आना चाहिए, बिल्कुल। तो सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट हो रहा है। अब उसके बाद में क्या करना है, ये क्लियर हो गया। अब VRSS, तो R आएगा पहले, तो 2 नंबर वाला पहले आना चाहिए, मतलब 3 2, तो 3 4 वाला तो गलत हो गया। 3 2 और 3 2, अब देखो 3 2 4 क्लियर, दोनों में सेम है। अब पहले 1 आएगा या 5 आएगा, मतलब 1 और 5 पे देखना। तो 1 वाला भाई V है और 5 पे यस है, तो यस पहले आता है, मतलब 5 वाला पहले आएगा, तो 1 वाला आएगा। कौन सा आ गया, 32 451, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिए गए कथन है, आपको निष्कर्ष दिए हैं, उसमें हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाएं। कह रहा कुछ पंखे बड़े हैं, यहाँ पर कुछ पंखे हैं जो कि उनमें से कुछ क्या हैं, बड़े हैं, बिल्कुल। सभी बड़े कोट हैं, और ये जो बड़े हैं ना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कोट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, कोट के अंतर। कुछ कोट फ्लैट है, कुछ कोट फ्लैट है,
कुछ कोट क्या है, फ्लैट है। अब आपके निष्कर्ष दिए गए, सभी पंखे बड़े हैं, क्या सभी पंखे बड़े हैं? बिल्कुल नहीं भाई, ऑप्शन नंबर मतलब पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। कुछ कोट बड़े हैं, क्या कुछ कोट जो है वो बड़े होंगे? जब सभी बड़े कोट है तो कुछ कोट तो बड़े होंगे पक्का 100%, तो दूसरा वाला निष्कर्ष हमारा सही। और कुछ फ्लैट कोट है, कुछ फ्लैट कोट के अंतर्गत आ रहे हैं, बिल्कुल कोट के अंतर्गत आ रहे हैं, दूसरा वाला भी सही। मतलब निष्कर्ष दूसरा और तीसरा दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? देखिए माइनस और प्लस, प्लस और डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड को चेक करेंगे। प्लस की जगह पर अगर हम डिवाइड लगा दें यहाँ पर तो 96 से 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसको कट कर दीजिए, इसको बिल्कुल लास्ट में चेक कर सकते हैं। गुणा और डिवाइड, गुणे और डिवाइड, मतलब डिवाइड की जगह पे अगर गुणा और गुणे की जगह पे डिवाइड, 20 से 16 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसको भी रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत ही होगा, लेकिन इसको लास्ट में चेक कर सकते हैं अगर इन दोनों में से ना है। तो हमें क्या लाना है भाई, 12 लाना है। तो 12 लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस प्लस को आपस में बदलने से काम हो जाएगा क्या? देखते हैं, पहले इसको ही डालते हैं। 124 माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस 96 डिवाइड बाई 16 गुणे में 20 और बराबर में 12 आएगा कि नहीं? अब 124 और 8 कितना होता है, 132 माइनस 16 96 गुणे में 20 बराबर में 12, ये दूनी 12, 120 हो गया। 132 माइनस 120 कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 बराबर 12। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है किसका, BCH 35 के। देखिए बी हर जगह सेम है, सी आपका ऐसा है तो ऐसे ही बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा कट हो गया। उसके बाद में एच जो है ऐसा है तो नीचे ऐसा है ना, ये ऐसा बनेगा बिल्कुल। अब देखो ऐसी एच आपकी इसमें तो थी, इसमें नहीं है, इसको कट कर दो, इसमें नहीं है, इसमें कट कर दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फैक्ट्री। देखिए फैक्ट्री को क्या लिखा, मतलब AF दूसरे लेटर को पहले TC ऐसे लिख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे भाई, XE क्या लिखेंगे, XE। अब XE आपका यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, JK मतलब K कितने पे है, 11, J कितने पे, नंबरिंग ही कर लो सही, 11, 4 और 14, ठीक है। और अगले में क्या है, 10, 5, 15, अगले में क्या है, 7, 8, 17, अगले में क्या है भाई, अगला वाला फिल करना। अब देखिए 11 से -1 हुआ, फिर -3 हुआ, अब आगे हमको क्या करना चाहिए, -5 करना चाहिए, 1, 3, 5, राइट। तो 7 से 5 गया, 2, 2 पे क्या आता है, B आता है, 2 पे क्या आता है, B आता है, सभी में B है बिल्कुल। अब देखिए 4 में 1 हुआ, प्लस का 1, फिर प्लस का 3, अब प्लस का कितना करेंगे, 5, 8, 5, 13, 13 पे क्या आता है भाई, यम आता है, क्या आता है, यम आता है, तो BN BN BM। अब अगला क्या है, 14 और 1 15, 15 2 17, मतलब प्लस का 1 प्लस का 2 अब प्लस का 3 होगा, तो 17 3 कितना होता है, 20 होता है, कितना होता है, 20 पे क्या आता है, BMT, क्या आ जाएगा आपका, BMT आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, कागज को मोड़कर कटिंग की गई है, उसका जब कागज खोलेंगे तो कौन सा बनेगा। अब देखिए यही चीज आपको इस पार बनेगी और जस्ट दोनों बनेंगे, तो ये 2 ब्लॉक ऐसे बन जाएंगे, ऐसा है, यहीं पर ऐसा बनना चाहिए। अब देखिए ऐसा कहाँ बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, नहीं यहाँ तो बीच में बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है, लेकिन ये दोनों 2 होने चाहिए बीच में, ये भी गलत। अब इन दोनों में देख लीजिए भाई, ये दूर है तो यहाँ दूर आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला अंक आपको ज्ञात करना है किसका, 3, 11, 27, 59। अगला क्वेश्चन देखिए 3 में कितना जोड़ रहे हैं भाई, 8, 3, 11 होता है ना, और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है भाई, 16, 7 से 16 ना। अब यहाँ पर 9 से 7 गया कितना, 2, 32, और 32 दूना 64,
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो 59 और 64 जोड़ेंगे 9 4 13, 6 5 11 और 1 12, 123। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, तो इसको यहाँ पे बिठाएंगे। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी सी के ठीक बगल में बैठा है। देखो डी जो है सी के ठीक बगल में, यहाँ तो ए बैठा है तो डी यहाँ पर बैठेगा। और ई डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 कौन बैठा है, यहाँ पर ई बैठा है। अगला क्या है, डी सी के ठीक बगल में बैठा है, ठीक। बी ई और एफ के बीच में बैठा है, बी जो है ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। क्वेश्चन क्या है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है यदि रोज को लिखा गया 36 30 38 10, रोज कितने पे आता है 18, तो 18 दूनी 36। ओ कितने पे आता है 15, 15 दूनी 30, 19 दूना 38, मतलब 2 से मल्टीपल करके लिख रहे हैं, क्लियर। तो यल कितने पे आता है भाई 12 9 12 25, तो 12 दूनी 24, 18 24 50, 24 18 24 50 कहाँ पे है, 24 18 24 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है अगला पद क्या होगा। क्वेश्चन यन कितने पे आता है 14 और यल कितने पे 12, तो मतलब माइनस का 2 हुआ, तो फिर माइनस का 2 करेंगे 10, 10 पे क्या आएगा आपका जे आएगा, तो ये वाले तो आपके गलत हो गए। उसके बाद में देखिए ओ आता है 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, 19 पे क्या आता है यस आता है, तो जे यस आया है। टी आता है 20 पे, फिर 20 से 3 कम किया 17, 17 से 3 कम करेंगे 14, 14 पे क्या आता है यन, जे यस यन। के जे के आता है 11, 11 3 14, 14 3 14 और 3 17, 17 पे क्या आता है क्यू आता है, जे एस एन क्यू, जे एस एन क्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है लव एंड लाइट को 513 लिखा गया, आई लव शुगर को 437 लिखा गया, शुगर एंड स्पाइस को 614 लिखा गया। लव शब्द का अंकित मूल्य क्या, मतलब लव शब्द का अंकित कूट क्या होगा। देखिए लव यहाँ पर है तो या तो वो 5 होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, क्लियर। लव 5 होगा या तो 3 होगा। देखिए यहाँ पर लव और यहाँ पर लव कॉमन है, क्लियर। और यहाँ पर क्या कॉमन है आपका 3 कॉमन है, केवल क्या कॉमन है 3 कॉमन, तो लव का कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है सेम जिस प्रकार से ये गणितीय संक्रियाएं दी हैं उसी प्रकार इसमें कौन सी सम्मिलित है। देखते हैं इसमें क्या है भाई, 6 और 9 का गुणा करेंगे, 9 4 54, और 54 की किससे गुणा कर दें 6, तो कितना हो जाता है 24। 5 8 40, और 40 का किससे गुणा कर दें 6, 240 हो गया। इस रूप में मिलना चाहिए, मतलब इनका मल्टीपल और गुणे में 6 ये आना चाहिए। तो 9 चौके 36 और गुणे में 6 कितना होगा, 6 रंग 36, 6 18 216 होगा, यहाँ पे 232 ये गलत हो गया। 10 छंगा 60, 10 गुणे में 6 कितना होता है 60, और 60 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है, क्लियर। 8 पंचे 40, 4 छंग 24, 240 होना चाहिए था, ये भी गलत। 9 पचे 45, 45 का 6 से गुणा करेंगे 260 नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है अगला मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, बिल्कुल कह रहा है आर यस यम। अब इसमें क्या हो गया यस, देखिए पहले यस यहाँ था, अब यस कहाँ पे आ गया भाई यहाँ पर उठ के आ गया, फिर यस कहाँ पे आ गया यहाँ पर उठ के आ गया, अब यस यहाँ पे आ गया। अब यस कहाँ पे जाना चाहिए, अब देखिए पहले अगर हम एक ब्लॉक बनाए तो यहाँ से यस शुरू हुआ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब कहाँ आना चाहिए यहाँ पर यस आना चाहिए, कहाँ पे यस। तो यहाँ 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 ये वाला गलत हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे, उसके बाद में हमें किसी एक को और मार्क करना है जो मतलब परिवर्तन ना हुआ। देखो कोई यम तो आपका यहाँ से यहाँ तक गया, आगे बदल गया। अब वर्ग आपको चारों तरफ मिल रहा है, वर्ग जो है चारों तरफ में, वर्ग आपका पहले यहाँ था, मतलब पहले यस तो क्लियर हो गया, अब वर्ग पहले बीच में था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा यहाँ। वर्ग कहाँ होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए @ बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए एरो बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है।
इसका सबसे पहले हम रिलेशन ट्री बनाएंगे, उसके बाद इनके जवाब देंगे। तो रिलेशन ट्री कैसे बनेगा भाई, u प्लस क्यू, u प्लस क्यू का मतलब u क्यू का पिता है, u जो है वो q का पिता है, u q का पिता है। u एरो r, u एरो r का मतलब q एरो r का मतलब q r की माता है, q जो है वो r की माता है, बिल्कुल। r एट द रेट n, r एट द रेट n का मतलब r n की बहन है, r जो है वो n की बहन है। n एंड c, n एंड c का मतलब n c का भाई है, n c का भाई है। c एरो i, c एरो i, c i की माता है, c जो है वो i की माता है। i एट द रेट j, i एट द रेट j, i j की बहन है, i जो है वो j की बहन है। j हैश a, j हैश a का मतलब j एक की पत्नी है, j जो है वो a की पत्नी है, बिल्कुल। अब बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। u r के नाना है, u जो है वो r के नाना है, बिल्कुल। माता के पिता कौन होते हैं, नाना होते हैं, बिल्कुल सही बात। a c का पुत्र है, a जो है c का पुत्र है, बिल्कुल। a जो है c का पुत्र नहीं है भाई, देखो उसकी बेटी का पति का मतलब वो उसका दामाद है, ना कि पुत्र, पुत्र नहीं होगा बल्कि उसका दामाद होगा। c q की पुत्री है, c q की पुत्री है, बिल्कुल सही बात, ये भी सही है। q n की माता है, q n की माता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए सी का पुत्र नहीं बल्कि दामाद। तो दोस्तों आइए अब हम जीएस के भाग को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2024 में भारत के नए सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है श्री के संजय मूर्ति, ऑप्शन बी है अनिल चौहान, ऑप्शन सी है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू एंड ऑप्शन डी है अजय मणिक राव खानविलकर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 2024 में भारत के नए सीएजी के रूप में श्री के संजय मूर्ति को अपॉइंट किया गया है। सीजीए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर और ए का मतलब ऑडिटर जनरल, है ना, ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है तो बताओगे जो अनुच्छेद 148 है उसमें इसके पद के बारे में बताया गया है। इसके पद के बारे में तो सीएजी के पद के बारे में बताया गया है। वहीं 148 से और 100 जो 51 अनुच्छेद तक है वो इसके बारे में, मतलब 3 अनुच्छेद इसके बारे में है, 148 में इसके पद के बारे में बताया गया है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं क्योंकि ये सारी की सारी जो नियुक्तियां नहीं हुई हैं वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन बी है अनिल चौहान, ये भारत के नए सीडीएफ, सीडीएफ का मतलब क्या होता है, चीफ, इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है ना, डिफेंस स्टाफ, ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। और वर्तमान में भारत के जो नए सीडीएस हैं वो अनिल चौहान जी ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कौन है, ये भारत के पूर्व का मतलब है इनसे पहले जो भारत के नए सीएजी थे वो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे। लेकिन अब वर्तमान में कौन है तो भारत के नए जो सीएजी हैं वो श्री के संजय मूर्ति जी हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन डी अजय मणिक राव खानविलकर, ये भारत के नए का मतलब है 2024 में भारत के क्या बनाए गए हैं तो नए लोकपाल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, नए लोकपाल भारत के बनाए गए हैं। अगर भारत के पहले लोकपाल पूछे तो आंसर बताओगे पिनाकी चंद्र घोष। क्या बताओगे, पिनाकी चंद्र घोष। अगर पूछा जाए कि भारत में जो लोकपाल अधिनियम है वो कब पारित किया गया तो आंसर दोगे 2013, ठीक है। वही इनसे मिलता जुलता एक नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है, संजय मल्होत्रा नाम है। तो ये भारत के नए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं। वहीं विजया रहटकर, नाम याद रखना, सभी नाम इंपॉर्टेंट है। विजया रहटकर ये भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की
अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की गई है। वहीं अगर पूछे लोकसभा का अध्यक्ष पूछ ले, क्योंकि नई लोकसभा 2024 में गठित हुई है ना, मतलब इलेक्शन हुए हैं, तो अध्यक्ष कौन है? वही है जो पहले ओम बिरला जी थे, अब भी आपके ओम बिरला जी हैं। लेकिन अगर पूछे लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो क्या बताओगे? श्री राहुल गांधी जी हैं। क्या है? श्री राहुल गांधी जी हैं। वही पूछे अगर राज्यसभा में सभापति, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि राज्यसभा में सभापति जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा में सभापति जो है होते हैं। तो श्री जगदीप धनखड़ जी जो है वो राज्यसभा में सभापति हैं। लेकिन अगर पूछे राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो कांग्रेस के ही है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है ना। तो इतने अपॉइंटमेंट्स आपको जो है ध्यान में रखने हैं, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कह रहा है सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, कह रहा जो मिट्टी का तेल होता है उसमें रखा जाता है, अथवा चीनी के घोल में रखा जाता है, या पानी में रखा जाता है, या फिर दूध में रखा जाता है। तो उसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए। जो सोडियम है वो केरोसिन यानी जो मिट्टी का तेल होता है उसमें डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अगर इसे हवा हम छोड़ देंगे ऐसे ही, और अगर इसे हवा अर्थात ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये एक्टिव हो जाता है और जलने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। तो उससे बचने के लिए तो इसे किसमें रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वहीं एक जो और ज्यादा बहुत ज्यादा पूछता है कि फास्फोरस किसमें रखा जाता है? फास्फोरस, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखोगे तो ये भी जो है पानी में डुबो के रखा जाता है फास्फोरस। कभी कभी पूछा जाता है कि जो माचिस की डिब्बी होती है उस पे किस कलर के फास्फोरस का यूज किया जाता है? तो जो लाल फास्फोरस होती है, मतलब जो रेड फास्फोरस होती है, तो उसका जो है यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत यहाँ पे डैश में हुई थी। अब ये देशों के नाम है, अगर ईयर होता तो ईयर हम देते जवाब, लेकिन देशों के नाम उसने पूछा है। कह रहा मैक्सिको में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, या ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, या फिर ब्राजील में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हरित क्रांति की जो विश्व में शुरुआत हुई, सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो मैक्सिको में हुई, ठीक है ना। कहाँ हुई? मैक्सिको में हुई। और मैक्सिको में ही आपके किसके? एक तो विश्व गेहूं अनुसंधान संस्थान, विश्व गेहूं अनुसंधान, और अगर अनुसंधान नहीं देगा तो सुधार देगा, सुधार केंद्र, ठीक है ना। तो ये आपका कहाँ? ये भी आपका मैक्सिको में ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हरित क्रांति की। तो यहाँ पे शुरुआत हुई। हरित क्रांति बेसिकली है क्या? तो हरित क्रांति का मतलब है कि जो कृषि में जो हम फसलें उगाते हैं, अक्सर गेहूं हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, तो क्या किया गया कि जो हाई यील्ड वैरायटीज होती हैं, हाई यील्ड जो वैरायटीज होती है इसकी, तो उस पर फोकस किया गया। नए नए प्रकार के नए वैरायटीज गेहूं के जो बीज है वो लाए गए, और रासायनिक नई सी रासायनिक खादों का उनका इन्वेंशन किया गया, वो डाली गई, जिससे इसका जो उत्पादन था, जो कृषि का उत्पादन था वो बढ़ गया। तो इसी को हमने क्या नाम दिया? हरित क्रांति नाम दिया। अगर पूछे विश्व में, क्या पूछे? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन पूछे? हरित क्रांति के अगर जनक पूछे तो क्या बताओगे? नॉर्मन ई बोरलॉग अगर विश्व में पूछे तो, ठीक है ना। इन्हें जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, क्योंकि नोबेल है वो जो है शांति के लिए इन्हें दिया गया, ठीक है। अगर पूछे कि भाई ये जो हरित क्रांति शब्द है इसको किसने गढ़ा था, या इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने था, तो नाम होगा विलियम, क्या नाम होगा?
विलियम गॉड, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। विलियम गॉड करके एक व्यक्ति थे और उन्होंने इस शब्द को दिया था। फिर अगर भारत में पूछे हरित क्रांति का जनक या पितामह कौन है, तो यस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पितामह कहा जाता है। इन्हें जो है 2024 में भारत रत्न से भी नवाजा गया, भारत रत्न से भी नवाजा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे और इसमें ध्यान रख सकते हो। ये तो विश्व लेवल की बात है कि भाई विश्व में कब शुरू की गई, तो विश्व में भी हरित क्रांति जो है 1960 के आसपास, मैं आसपास कह रहा हूं, एक हो सकता है नेट पे जब आप देखें तो आपको 1962 दिखा दे, 61 दिखा दे या 60 दिखा दे, ठीक है ना, वो डिफरेंस करता है। अगर भारत में पूछे तो स्पेशली जो 1967 का ईयर था, उस समय भारत में हरित क्रांति शुरू की गई और 3 फेजेस में शुरू की गई। 3 फेजेस का मतलब 3 स्टेजों में शुरू की गई। तो सबसे पहले शुरू की गई थी तो जैसे पंजाब है, आपको पता होगा कि पंजाब खेती में कितना आगे रहता है, हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा है, और अपनी वेस्टर्न जो यूपी है, पश्चिमी जो यूपी है, तो वहां पे सबसे पहले हरित क्रांति जो है शुरू की गई थी, ठीक है ना। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वैसे बनता है सोचने वाला, तो उसमें कहा जाता है कि भाई बताओ इसका ड्रॉबैक क्या है हरित क्रांति का, ड्रॉबैक का मतलब इसकी हानियां क्या है। तो आपको पता होगा जब से हरित क्रांति चली है तो लोग जो है अधिकतर पता नहीं कौन कौन से पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जो है नई नई जो खादें आती हैं रासायनिक, उनका यूज करते हैं, तो जिससे उसकी पौष्टिकता है, जो अनाज पैदा होता है वो कम हो गई है। तो ये इसका एक क्या है, ड्रॉबैक है, मतलब उसमें जो एनर्जी है वो उतनी नहीं मिल पाती है जितनी पहले मिलती थी, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे हरित क्रांति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो वीडियो अगर आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है। खेल से क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं। ऑप्शन ए 2.23 मीटर, ऑप्शन बी 2.33 मीटर, ऑप्शन सी 2.43 मीटर, ऑप्शन डी 2.53 मीटर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है 2.43 मीटर, ठीक है ना। और ये हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आए हुए हैं 2021 या शायद 22 के टेस्ट पेपर से उठाए हुए, ठीक है ना। एक और ध्यान रख सकते हो, कभी क्रिकेट का पूछा जा सकता है, अगर इसका पूछा गया तो भाई क्रिकेट की भी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है। तो क्रिकेट की कितनी होती है, 22 गज होती है, कितनी होती है, 22 गज होती है और 20 पॉइंट कुछ मीटर होती है, ठीक है ना। 22 गज होगी और 20 पॉइंट कुछ मीटर, यहाँ पे देख लेना, थोड़ा पॉइंट के बाद में मुझे याद नहीं है कितना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था। परममित्र शुंग था, या पारसमित्र शुंग था, या पुष्यमित्र शुंग था, या पशुपतिनाथ था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो शुंग वंश का संस्थापक था तो वो पुष्यमित्र शुंग था। कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है, मौर्य संग का मतलब शुंग, मौर्य शुंग हिंद यूनानी शक कुषाण और गुप्त का मतलब गुप्ता, ठीक है ना। तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है। मौर्य वंश शुंग वंश से पहले था। जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहदत्त या बृहदत्त, ठीक है ना। शुंग वंश का जो संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग, वो लास्ट में इसे हरा देता है, बृहदत्त को हरा देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, उसका नाम होता है शुंग वंश। क्या नाम होता है, शुंग वंश। यही जो है 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या फिर ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी जीन।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिक्तिका जो है केंद्रक, या जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें जो है केंद्रिका आपकी मौजूद नहीं होती है। बाकी कौन कौन से, जैसे आपका आरएनए है, आपका आरएनए है, आपका डीएनए है, आपकी जो है केंद्रिका है, तो ये चीजें क्या होती हैं, इसमें मौजूद होती हैं, जीन है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, आपके मौजूद होती है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भाई बताओ केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के एक आई थिंक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। ओके, और केंद्रक की पूछा जाता है तो नाम लगभग में सेम है। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने दोनों के नाम बताए हैं। अगर केंद्रिका पूछे, केंद्रिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक बताओगे। वहीं अगर केंद्रक की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन बताओगे। वहीं एक फैक्ट और ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे पूछा जाता है कि केंद्रिका जो होती है, क्या होती है? जो केंद्रिका होती है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है? तो आंसर दोगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर दोगे? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कहा जाता है। और पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो बताओगे कॉर्ल। कहीं कहीं पे आपको बेंडा लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं तो बेंजा लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, तो क्या इतनी बातें क्लियर हुई हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? इसमें उसने ईयर नहीं पूछा है, बस पूछा है कि इससे संबंधित कौन सी योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, या फिर सागरमाला परियोजना है, या फिर सेतु भारतम परियोजना है, या फिर गोल्डन कोऑर्डिनेट्स परियोजना है। ओके, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सागरमाला परियोजना। एक्चुअली में 2015 में योजनाओं की दृष्टिकोण से 2014 और 2015 बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में भारत में आधारभूत अवसंरचनाओं को जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन मतलब शुरू की गई। तो जैसे इसने क्या बोला है, एक भारतमाला योजना है, भारतमाला, ये भी 2015 में शुरू की गई। एक सागरमाला है जिसके बारे में अभी क्वेश्चन आया था, सागरमाला, और एक पर्वतमाला है, सब माला ही माला है, ठीक है ना, सब क्या है, माला ही माला है। और ये 3 योजनाएं 2015 में शुरू की जाती हैं। भारतमाला क्या है? भारतमाला का मतलब है भारत में जो सड़कों का निर्माण किया जाएगा वो भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। और सागरमाला क्या है? सागर का मतलब होता है, सभी को पता होगा, समुद्र, है ना। और आपको पता होगा, क्या आपने बंदरगाह का नाम सुना है? बंदरगाह बिल्कुल सुना होगा भाई, बंदरगाह, या इंग्लिश में जिसे हम पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये समुद्र का किनारा होता है, और यहाँ पे बड़े बड़े जहाज, पानी वाले जो जहाज होते हैं जिनसे सामान या हमारा ट्रेड होता है समुद्र के माध्यम से, वो आके रुकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। बड़े बड़े कंटेनर आपने देखे होंगे जहाँ पे बंदरगाह होता है तो वहाँ पे लगे होते हैं। तो सागरमाला परियोजना के तहत कहा गया कि भाई भारत में जो इम्पोर्टेंट आपके पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, तो उन्हें डेवलप किया जाएगा, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, और उनसे जो है रोडों को जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। क्या कनेक्टिविटी आप जानते हो ना भाई, रोड के माध्यम से चीज़ों को जोड़ना, जगह को जोड़ना, स्थानों को, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कनेक्टिविटी कहलाती है। पर्वतमाला में क्या कहा गया? पर्वतमाला में कहा गया कि भाई जो चीन है, क्या है, पहले तो सबसे पहले चीन को फोकस किया गया कि भाई जो चीन है और चीन के सटे भारत में ऐसे राज्य जो कि चीन के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं और उनका विस्तार जो है पर्वतों तक है,
तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी जो प्रदान की जाएगी तो वो पर्वतमाला के तहत ही प्रदान की जाएगी। हालांकि अब वर्तमान में इस योजना का जो उद्देश्य है वो बढ़ा दिया गया। इसके तहत कहा गया कि जो पर्वत होते हैं या जो पहाड़ होते हैं, तो क्या आपने रोप वे का नाम सुना है? क्या नाम है? रोप वे। अगर नहीं सुना होगा तो हिंदी में आपने खटोला, या जिसे हम उड़न खटोला कहते हैं, उड़न खटोला, इसका नाम जरूर सुना होगा। जैसे अगर आप हरिद्वार या फिर ऐसी पहाड़ी इलाका में गए हैं तो वहां पे आपने देखा होगा जैसे एक खंबा है, ये पोल है और यहाँ से तार बांध दिया जाता है और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए ऐसी मशीन बना दी जाती है, तो उसमें बैठ के व्यक्ति जो पहाड़ों पे चढ़ सकता है। क्योंकि सारे लोग पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, वहां पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे ऑक्सीजन भी आपको कम मिलती है। तो जिनका वजन ज्यादा होता है या जो काफी ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उन्हें चढ़ने में दिक्कत आती है। तो इसी चीज को जो है कम करने के लिए, दिक्कत ना आए और लोग जो है आसानी के साथ में, पहाड़ है, वहां पे मंदिर होते हैं, टहलने वाली जगह काफी होती हैं, तो वहां पे लोग आसानी के साथ में जा सके। तो वो किसके तहत किया गया? वो पर्वतमाला के तहत आपका जो है किया गया है। ठीक है, तो क्या चीजें क्लियर हुई हैं? उम्मीद है मुझे चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से देख लो, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। जो बंदरगाह से संबंधित योजना है उसी को नाम दिया गया सागरमाला, उसके कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये तो समझ ही गए। एक और समझ लो, मुझे ध्यान आ रही है, स्वर्णिम चतुर्भुज इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है ना, चतुर्भुज योजना, ओके। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये योजना 1999 में शुरू की गई थी। 1999 में शुरू की गई और 2011 तक आते आते इस योजना का निर्माण जो है हो पाया। इसके तहत लगभग में भारत में जो 4 सिटी हैं, कितनी सिटी हैं? 4 सिटी, मेजर सिटी हैं। कौन कौन सी? तो एक तो अपनी भाई कैपिटल ही हो गई, अर्थात दिल्ली हो गई, और एक कोलकाता हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक क्या हो गई? कोलकाता हो गई। एक क्या हो गई? चेन्नई हो गई। दिल्ली, कोलकाता, हाँ बिल्कुल, चेन्नई हो गई और मुंबई हो गई। तो इनके बीच रोड कनेक्टिविटी प्रदान की गई। जैसे दिल्ली से कोलकाता, फिर कोलकाता से चेन्नई, फिर चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली। तो इस तरीके से जो है रोड कनेक्टिविटी प्रदान की गई और लगभग में इसकी लंबाई कितनी है? तो 5800 आई थिंक 40 किलोमीटर के आसपास है। थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, अगर गलती होगी मेरे से तो यहाँ पे होगी, वरना ये तो मुझे क्लियर पता है। 40 हो सकता है, 40 जगह पे 48 हो सकता है, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना। तो इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है कि ये योजना जो है किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो आप बताओगे कि भैया ये भी जो है भारत के जो मेजर 4 सिटी हैं, कौन कौन से? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इनको कनेक्टिविटी प्रदान करती है और 1999 में शुरू की गई और इसका निर्माण कब हो पाया? तो 2011 में हो पाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये जो है फैक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल झील जो कि भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? ऑप्शन ए है 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 15वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और इसका जो निर्माण किया गया वो राजा एक भोज था, भोपाल से संबंध रखता था वो, तो इसके द्वारा किया गया। और ईयर तो हमें पता ही चल गया, 11वीं शताब्दी। कब किया गया? 11वीं शताब्दी। हालांकि अब इसका जो है भोपाल झील का नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम अब हो गया भोजताल। क्या नाम कर दिया गया है? भोजताल। और भोजताल जो है ये एक रामसर साइट भी है। क्या है? रामसर साइट भी है, ठीक है ना। तो ये भी जो है आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब बात आई है कुछ झीलों की, तो कुछ भारत की इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो नो डाउट आप आंसर लगाएंगे चिल्का झील। क्या आंसर लगाएंगे? चिल्का झील। और कहाँ पड़ती है?
तो उड़ीसा में जो है पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आ जाए भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय आ जाए, क्या आ जाए, अंतर्देशीय सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील आ जाए, तो फिर आंसर चिल्का नहीं होगा, आंसर सांभर होगा। क्या आंसर होगा, सांभर, और जो कि कहाँ पड़ती है, तो आपके राजस्थान में पड़ती है। क्या बातें क्लियर हुई है। अगर आ जाए भारत की सबसे ऊंची झील आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए, सबसे ऊंची झील, तो आंसर क्या होगा, चोलामू झील। क्या आंसर होगा, चोलामू झील। ओके, चोलामू झील, और कहाँ पड़ेगी, तो ये सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। कहा जाता है कि जो तीस्ता नदी है, कौन सी तीस्ता नदी है, वो चोलामू झील से ही होके निकलती है, मतलब वहीं से उसका उद्गम होता है, ठीक है ना। और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकता है कि भाई बताओ, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे, सबसे बड़ी झील पूछे, तो आंसर आप दोगे बूलर। क्या आंसर दोगे, बूलर आंसर दोगे। और ये कहाँ पड़ती है, तो J&K अर्थात जम्मू कश्मीर में आपकी पड़ती है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी, क्या पूछा जाए, भारत की सबसे लंबी अगर पूछा जाए, तो आंसर दोगे आप वेम्बनाड। कहाँ, वेम्बनाड आंसर दोगे। कहाँ, तो केरल में। और इसी झील में नौका जो दौड़ होती है वो भी आपकी होती है, किसी झील में, वेम्बनाड झील में, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा कि भाई जो पोंगल त्योहार है वो आपका केरल में मनाया जाता है, सॉरी पोंगल तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, क्या बोलते हैं भाई, ओणम त्योहार जो है यहाँ पे मनाया जाता है केरल में। और उस त्योहार का हिस्सा है नौका दौड़, तो नौका दौड़ जो है वो आपकी यहीं पे होती है, ठीक है ना। और ध्यान रख सकते हो, पूछा जाता है लोकटक झील, आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि लोकटक झील बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मणिपुर की झील है। कहाँ की है, मणिपुर की झील है। ओके, एक और ध्यान रख लो जो कि हिस्ट्री से है, सुदर्शन झील अगर पूछी जाए तो सुदर्शन झील जो है आपकी गुजरात की है। कहाँ की है, गुजरात में पड़ती है। कौन सी झील, सुदर्शन झील, ठीक है ना। तो क्या बातें क्लियर हुई हैं, आई थिंक क्लियर हुई होंगी, इतनी सारी चीजें हमने बता दी हैं। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए है जापान मॉडल, ऑप्शन बी है यूएसए मॉडल, या हम इसे अमेरिकी मॉडल बोल सकते हैं, ऑप्शन सी है ब्रिटेन मॉडल, ऑप्शन डी है कनाडाई मॉडल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडाई मॉडल। मतलब कनाडा का जो संविधान है वहां से प्रेरित है, या वहां से ये चीज हमारे संविधान में ली गई है। यूएसए से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में, तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, क्या है, जो मौलिक अधिकार है, और क्या क्या चीज, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की जो क्या है, न्यायपालिका का मतलब क्या है, कोर्ट, इसकी जो क्या है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, तो वो भी आपकी कहाँ से ली गई है, तो अमेरिकी संविधान से। इसके अलावा में जो रिव्यू करने की शक्ति है, किसकी, जो रिव्यू करने की शक्ति है, या जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कह देते हैं, तो वो भी आपका जो है कहाँ से, यूएसए के संविधान से ही प्रेरित है। फिर अगला कह सकते हो जो राष्ट्रपति है, क्या है, राष्ट्रपति है, या भारत में जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, तो उनपे जो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, महाभियोग, इसको चलाने की जो प्रक्रिया है, तो वो भी आपकी कहाँ से ली गई है, यूएसए मॉडल से ही ली गई है, ठीक है ना। और ये चीज कहाँ से ली गई है, तो ये चीज ब्रिटेन के मॉडल से ली गई है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से। एक चीज यहाँ से और ध्यान रख सकते हो है ब्रिटेन से, हाँ, जो नागरिकता है,
जो नागरिकता है, नागरिकता, वो भी आपकी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और कैसी नागरिकता है भारत की और यहाँ की? तो एकल नागरिकता है। बल्कि अमेरिका में एकल नहीं, अमेरिका में जो है डबल नागरिकता है, डुअल नागरिकता है, ठीक है। कनाडा से एक चीज और, सॉरी ब्रिटेन नहीं, संघवाद वाला तो मैंने अभी शायद इसको आंसर बता दिया नहीं, लेकिन राइट तो ये वाला है ना, इससे पहले मैंने यही वाला बताया, वो धोखे से मुंह से निकल गया, तो इसके लिए सॉरी। कनाडा मॉडल से ये चीज ली गई है। और ये भी चीज ध्यान रखोगे, जो राज्यों में राज्यपाल होता है, क्या होता है? राज्यों में जो राज्यपाल होता है, तो उसकी नियुक्ति जो है तो वो भी आपके कनाडा के मॉडल से ही या संविधान से जो है ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान है, निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आपके, ऑप्शन ए है यूएसएसआर, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? जस्ट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हम इसका आंसर दे चुके हैं, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसएसआर जिसे हम रूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूस। तो यहाँ से हमने जो है जो मौलिक जो क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, क्या होते हैं? मौलिक जो कर्तव्य होते हैं वो लिए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, ठीक है। फिर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जिसे हम बोलते हैं, तो वही चीजें, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फ्रांस के बारे में नहीं बताया है, तो फ्रांस के बारे में क्या कौन कौन से, जैसे समाजवाद जो शब्द हमने लिया है संविधान की प्रस्तावना में, या जो समाजवाद या जो विश्व बंधुत्व की भावना है, विश्व बंधुत्व का मतलब है, विश्व बंधुत्व का मतलब जो भाईचारा की भावना है, तो वो भी हमने कहाँ से लिए? फ्रांस से ही लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है अनुराधा पांडे, ऑप्शन सी है महबूब सुभानी, ऑप्शन डी है कृष्ण इला। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये आपके फिल्मी जो दुनिया होती है उसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो जो है होता है, ठीक है। और इस पुरस्कार को आपको ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डैश है का कार्य की डका बाबू पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। महाराष्ट्र का है, मेघालय का है, या गोवा का है, या फिर केरल का है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप अनुष्ठान जानते हो? अनुष्ठान का मतलब होता है जो कर्मकांड होते हैं, क्या होते हैं? कर्म कांड होते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को क्या बोलते हैं? अनुष्ठान बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ यज्ञ करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका अनुष्ठान ही कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये भी चीज जो है वो केरल में की जाती है, जो कि एक अनुष्ठान का ही भाग है, प्रकार है। 13 किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके उसकी और डैश से भाग देकर की जाती है। ऋण से कह रहा भाग दी जाती है, बी परिसंपत्ति से भाग दिया जाता है, या ऑप्शन सी देयता से भाग दिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या से भाग दिया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप अंतर समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते। एक होती है जीडीपी, क्या होती है? जीडीपी। एक होती है आपकी राष्ट्रीय आय को हम क्या बोलते हैं? एनपी है ना, नेशनल एनएनपी बोलते हैं, नेशनल नेट प्रोडक्शन, इस तरीके से कुछ। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कि एक वर्ष में किसी देश की सीमा, किसी देश की सीमा के
अंदर अंतिम, ये अंतिम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंतिम शब्द को हटा दोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, और इसमें से आप इतने जानो, सेवाओं का मूल्य जो है क्या कहलाता है आपका, जीडीपी कहलाता है, ठीक है ना। वही जो आपकी राष्ट्रीय आय होती है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्या होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि मैं दोनों इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग इसका मतलब समझ लो, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है, वो होती है एक समय में, अर्थात एक वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है ना। और उसी में कह रहा है कि भाई प्रतिव्यक्ति आय कैसे निकालोगे, तो भैया सीधी सी बात है, मान लो ये भारत है, मैं मोटे तौर पे एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे भारत है, यहाँ पे मान लो 100 करोड़ लोग रहते हैं, कितना भैया, 100 करोड़, 100 CR लोग रहते हैं, ठीक है ना। कितने लोग रहते हैं, 100 CR। इनके मैं मान रहा हूं ये भाई भारत, ये तो भारत के कुछ लोग भारत में रहते होंगे, तो भारत में जो लोग रहते हैं तो कुछ कमाई उन्होंने की होगी, और कुछ भारत के लोग विदेश में भी तो रहते हैं, जैसे भाई USA में रहते हैं, USA के बाद में UAE में रहते हैं, अन्य देश हैं उनमें रहते हैं। तो कुल मिला के हमने मान लिया कि भाई भारत में जो कुल लोग हैं उन्होंने 1000 करोड़ की कमाई कर ली एक साल में। अब आपको प्रतिव्यक्ति आय निकालना है एवरेज के रूप में, तो ये जो जनसंख्या है ना 100 करोड़ की जनसंख्या, इससे भाग दे दो भाई, 1 2 तो कितना बचेगा, 10 करोड़। तो कहने का मतलब है प्रतिव्यक्ति आय कितनी आ जाएगी, 10 करोड़ प्रतिव्यक्ति जो है आपकी आय आ जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिव्यक्ति आय बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें और प्रतिव्यक्ति आय के बारे में जान लीजिए। अगर पूछे प्रतिव्यक्ति आय की सबसे पहले जनगणना किसने की थी, मतलब सबसे पहले गणना पूछे किसने की थी, ठीक है ना। तो आंसर क्या बताओगे, आंसर बताओगे दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी ने। और लगभग में कब, 1868। एक बार ईयर चेक कर सकते हो, मुझे बहुत पुराना ध्यान है, हो सकता है 67 कहीं पे हो। तो 1868 में उन्होंने भारत में सबसे पहली बार जो है प्रतिव्यक्ति आय की गणना की थी, ठीक है ना। वहीं अगर पूछे कि भाई स्वतंत्रता के बाद, अगर देखो आंसर बदल जाएगा इसलिए समझ लेना, स्वतंत्रता के अगर बाद पूछे, ठीक है ना, या पूछे स्वतंत्रता, हाँ स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो है जो प्रतिव्यक्ति आय है, क्या है, प्रतिव्यक्ति आय है, या फिर जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना किसने की, तो महाल, ये नाम ध्यान रखोगे, महालनोबिस भारत के एक अर्थशास्त्री थे, और उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, कब, तो 1949 में। और उन्होंने ही भारत में स्वतंत्र भारत के बाद, है ना, स्वतंत्र भारत की पहली जो है राष्ट्रीय आय या फिर प्रतिव्यक्ति आय की गणना की थी, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। अगर अब पूछा जाए तो भाई अब बताइए वर्तमान में, ठीक है ना, ये तो पहले की बात हो गई, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, चाहे राष्ट्रीय आय पूछ ले या फिर प्रतिव्यक्ति आय पूछ ले, या फिर क्या पूछ ले, प्रतिव्यक्ति आय पूछ ले, तो आंसर आपका एक ही होगा, क्या होगा, सांख्यिकी, ठीक है ना, मंत्रालय जो ये होता है वही आपका जो है
इसी के तहत, मतलब ये तो मंत्रालय पूछे संख्यांकीय मंत्रालय, अगर इसके तहत पूछे तो NSO, ये जो है, अब NSO को ध्यान रखोगे, नेशनल सिंपल ऑफिस, तो ये जो है क्या करता है, भारत में राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय पूछे तो ये भाई मंत्रालय नहीं है, मंत्रालय तो आपका ये है, अगर मंत्रालय पूछे ये, लेकिन अगर कार्यालय पूछे तो आपका नीचे वाला आंसर होगा, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर हो रही हैं तो भाई कमेंट में करिए हाँ बातें क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन 14, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश है क्षेत्र के श्रमिकों पर आधारित है। संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं या संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये योजना है, या अनिर्दिष्ट या जटिल या असंगठित। अगर आप इसका मतलब नहीं जानते हो तो आपसे आंसर होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने चीजों को समझा है तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या होता है? दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक क्या बोलते हैं? संगठित बोलते हैं, संगठित। मैं रोजगार के हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो कमेंट में कुछ और ही कर दो। एक क्या होते हैं? असंगठित होते हैं, असंगठित होते हैं, ठीक है ना। संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर लोगों को लगातार काम दिया जाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा का मतलब, जैसे मान लो कोई श्रमिक है, वो काम कर रहा है और वो अधिकतर जो सरकारी सेक्टर होता है वो संगठित क्षेत्र में आता है, क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स होती है, समय समय पर उसकी सैलरी बढ़ती है और जो है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसके अलावा में जो PF वगैरह है ये भी उन्हें दिया जाता है, पेंशन बाद में दी जाती है। तो बताओ, सुरक्षा संगठित क्षेत्र में प्रदान की जा रही है ना। जो सरकारी क्षेत्र होता है उसको हम संगठित बोलते हैं। और जो ठेके संबंधी काम होता है, जैसे आपने देखा होगा भाई रोड बनती है तो वो ठेके के तहत ही अधिकतर बनती है रोड, है ना, ठेका दिया जाता है। काम खत्म, अपना पैसा लो, घर जाओ, कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, कोई जो है स्पेशल बोनस नहीं दिया जाता है। उन्हें कहने का मतलब है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, इन्हें सुरक्षा पहले से ही हम दे रहे हैं, इन्हें सुरक्षा नहीं दे रहे, तो इनके लिए एक योजना लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2015 में आपकी लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए है 84.35%, या फिर ऑप्शन बी है 82.14%, ऑप्शन सी है 81.17% एंड ऑप्शन डी है 80.65%। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर आपने जनगणना क्लियर नहीं की तो कम से कम आप 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे। इसीलिए जनगणना के ऊपर हमने लगभग में 40-45 मिनट के आसपास वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे सर्च कर लेना, देख लेना जनगणना पे कौन सा वीडियो, आप देख लेना। मतलब क्वेश्चन अगर एक भी आएगा ना तो वहां से डेफिनेटली हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। और इसको भी मैंने कई बार वीडियो में बताया है। अगर भारत में जो है साक्षरता की बात करें तो 74.04, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं कह रहा हूं इतनी साक्षरता दर है, जिसमें से महिला, देखो इसमें थोड़ा सा कठिन पूछा ना, मेल, यम का मतलब यहाँ पे क्या है? मेल, और यफ का मतलब क्या है यहाँ पे? फीमेल। अगर मेल की पूछे तो भाई ये रही है 82.14%। फीमेल की पूछे तो कम है, कितनी है? तो आपकी है 65% के आसपास। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल के साथ में करवाया था। मैंने ये भी बताया था कि ऐसा इतना गैप क्यों है। मैंने रीजन दिया था कि भाई भारत को गांव का देश कहा जाता है, क्योंकि भारत की अधिकतर जो जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। लगभग में 70% के आसपास जो भारत की जनसंख्या वो गांव में रहती है। और गांव में लोग जो है, जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें बहुत अधिक पढ़ाना लिखाना पसंद नहीं करते। हालांकि इसके कई कारण होते हैं, ठीक है ना। तो क्या आपको बातें क्लियर हुई हैं? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2024 में जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का
चौथा का मतलब किस नंबर का CJI नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 51, ऑप्शन डी है 52। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 51 नंबर के भारत के नए CJI नियुक्त किए गए हैं। लगभग में आई थिंक नवंबर का महीना होगा और 2024 में इनकी नई नियुक्ति हुई है। अगर पूछे कि भाई जो CJI होते हैं उन्हें जो शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर दोगे राष्ट्रपति जो होंगी भारत की, अभी तो मतलब लेडी है ना, तो राष्ट्रपति जो होंगे वो जो है भारत के CJI को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाते हैं। ओके, इससे पहले जो थे 50 नंबर के वो D बाई चंद्रचूड़ जी थे, डी बाई कौन थे, चंद्रचूड़ जी थे, ठीक है ना, चंद्रचूड़। तो ये जो है रिटायर हो चुके हैं। अब इनकी जगह पे कौन आ चुके हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। थोड़ा और देख लेते हैं हम, CJI की फुल फॉर्म भी पता होगा आपको। C का मतलब है चीफ, J का मतलब है जज, CJI और I का मतलब यहाँ पे इंडिया, ठीक है ना। अगर भारत में हम बात करें, भारत की पहली SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ और कब, तो 1774 में और कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता में, ठीक है ना, स्थापित की गई थी। जब स्थापित की गई थी तो इसमें कुल मिला के 3 जज थे। जो मुख्य जज थे तो उनका नाम था एलिजा, क्या नाम था, एलिजा इम्फे। ओके, क्या नाम था, एलिजा इम्फे इनका नाम था। लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली SC मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित की गई, तो 28 जनवरी 2000 का नाम, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, 28 जनवरी और 1948 को दिल्ली में, कहाँ, तो दिल्ली में जो है ये इसका उद्घाटन हुआ था। भारत की स्वतंत्र भारत की आपकी SC थी और इसके जो पहले चीफ जज बनाए गए थे तो उनका नाम है हीरालाल जे कानिया, ठीक है ना, क्या नाम है, हीरालाल जे कानिया। ओके, हीरालाल जे कानिया जो है भारत स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, आपके CJI थे, ठीक है ना। वही एक नाम और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है तो उस नाम को भी ध्यान रख लीजिए, आता है कि भारत की पहली महिला और किसकी, SC की पहली महिला जज अगर पूछे तो नाम बताओगे, सभी को पता होगा, फातिमा बीबी। क्या नाम है, फातिमा बीबी इनका नाम है और बेसिकली ये केरल से थी। कहाँ से थी, तो केरल से थी। हालांकि इससे पहले भारत जो राज्य है तो ये राज्यपाल भी रह चुकी थी, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी, ठीक है ना। आर्म्स एक्ट 1888 में ऐसा किया गया, या आर्म्स एक्ट 1868 में ऐसा किया गया, या आर्म्स एक्ट 1850 में ऐसा किया गया, या फिर आर्म्स एक्ट 1878 में ऐसा किया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्म्स एक्ट 1878 में। और जो कि जो लॉर्ड लिटन था, आपने नाम सुना होगा, इसने ये एक्ट लाया था और जिसके तहत भारत में हथियारों को रखना इसने बैन कर दिया था। रीजन क्या था, रीजन था सिंपल, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी और बहुत मतलब बड़े स्केल पे क्रांति हुई थी, जिससे अंग्रेज थे वो डर गए थे। तो इन्होंने कहा कि अगर इसमें हम पास कर देंगे, मतलब जो है अगर इसमें हम प्रावधान कर देंगे कि भाई भारत जो है भारत के लोग हथियार रख सकते हैं, बंदूक वगैरह, तो इनके लिए खतरा था, कहीं न कहीं इन्हें डर था कि ये हम पे दोबारा हमला ना कर दें, 1857 जैसी क्रांति की घटना फिर से ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको जो है बैन कर दिया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिसी, कथकली, मणिपुरी या फिर मोहिनीअट्टम? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिसी। हालांकि जो आपकी सोनल मानसिंह है वो उड़ीसी के लिए उड़ीसी भी करती हैं और मोहिनीअट्टम भी करती हैं, लेकिन स्पेशली उसने पूछा साहित्य नाटक अकादमी, तो उड़ीसी के लिए ही इन्हें जो है दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 19, औद्योगिक नीति 1956 में या ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांट दिया था? कह रहा 2 श्रेणियों में बांटा था, 3 में बांटा था, या 4 में बांटा था, या फिर 1 में बांटा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 श्रेणियों में बांट दिया था। वहीं औद्योगिक नीति जो 1948 में आई थी, यह भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। स्वतंत्र भारत की कह रहा हूं, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। इसमें जो उद्योगों को बांटा गया वो 4 श्रेणियों में बांटा गया। फिर जब 1956 की आई तो उसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में जब 1991 कह सकते हो यहाँ की जब नीति आई तो क्या किया गया भाई? नाम ध्यान रखना, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जी बनी है, चलो छोटी जी बना देते हैं, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन। इस पे जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है ना, इस समय आपके वित्त मंत्री कौन थे ये भी एक बार रिकॉल करवा देते हैं। वित्त मंत्री कौन थे जिनका अभी हाल में ही देहांत हो गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन जो सिंह थे वो वित्त मंत्री थे, इसीलिए इनको ही भारत में आर्थिक उदारीकरण, किसका? आर्थिक उदारीकरण का क्या कहा गया? जनक कहा गया। ठीक है ना, और पीएम कौन थे इस समय? तो नरसिम्हा जो राव थे वो इस समय क्या थे? भारत के पीएम थे। ठीक है ना, तो क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? एक चीज और ध्यान रखो, क्योंकि इनका देहांत हो गया है, तो इनका देहांत हुआ है 26 दिसंबर को। कब हुआ है? 26 दिसंबर 2024 को। इनकी एक किताब है, तो अब किताब इनकी ध्यान रखें, मनमोहन सिंह की किताबें पूछी जाती ना हमारे एग्जाम में। चेंजिंग इंडिया, क्या नाम है इनकी किताब का? नाम है चेंजिंग इंडिया। हालांकि कई इनकी किताब है, लेकिन ये जो है किताब आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोलकाता में है, या जयपुर में है, या चेन्नई में है, या फिर लखनऊ में है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं चेन्नई में पी चिदम्बरम करके है। क्या है? पी चिदम्बरम। कौन सा है? पी चिदम्बरम करके है। वहीं अगर लखनऊ में पूछे, क्या पूछे? लखनऊ में पूछे तो आपका इकाना स्टेडियम, ये कहाँ है? नया बना है लखनऊ का इकाना। वहीं अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा और किस हिसाब से, जो वहां पे दर्शक बैठने की क्षमता के हिसाब से अगर पूछे तो आपका अहमदाबाद, कहाँ का? अहमदाबाद का जो मोदी इंटरनेशनल है, नरेंद्र मोदी के नाम से है ना, वो है, तो वो सबसे क्या है? आपका बड़ा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा मैथ का। क्या है? राबिया एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, सरिता 18 दिनों में। राबिया कितने दिनों में करती है? 12 दिनों में। और सरिता कितने दिनों में? 18 दिनों। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 12 3 36, 18 दूनी 36, 3 2 5। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो मतलब 36/5, 5 7 35, 1/5, 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 भाई कहीं पे नहीं है। ओ 7 सही 2/10 कर दिया उन्होंने। क्या है? 2 से इनको गुणा कर दो दोनों को, तो 7 सही 2/10 हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है, यदि वह 1440 रुपये में बेचता है, लाभ %। 1200 में खरीदी और 1440 रुपये में कितना प्रॉफिट कमाया? 240 रुपये का। कितना? 240 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। 1200 पे गुणे में 100 कर देंगे, डबल 12 दूनी 24, 20% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसको इसे 400 में बेचना होगा, तो उसको इसे 400 रुपये में बेचना होगा। यदि वह इसे 520 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ, मतलब 20% की छूट देता है, मतलब 80% पे बेचता है तो उसे 400 रुपये में बेचना होगा। मतलब 400 रुपये की वैल्यू जो है वो 80% के बराबर है। 520 की वैल्यू कितने की होगी, मतलब 400 बराबर में कितना है 80% और 520 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा भाई 80 गुणे में 520 बटे में 400। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 52 दूना कितना हो गया 104%। मतलब 520 रुपए में जब बेचेगा तो वो वैल्यू कितने परसेंट की हो जाएगी 104% की हो जाएगी। इसका मतलब उसको 4% का लाभ होगा, बिल्कुल, क्योंकि सीपी हमेशा 100% हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी 30 प्रतियों की कीमत 140 है तो 24 प्रतियों की कीमत, 30 प्रति लेते हैं तो 140 रुपये में मिलती है, तो 24 प्रति वाली कितने की मिलेगी 140 गुणे में 24 बटे में 30 कर देंगे। बिल्कुल, 3 अट्ठे 24, 14 अट्ठी कितना होता है भाई 112 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे कार चलाता है, 90 की स्पीड से 6 घंटे चलाता है पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर में होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब देखिए 4 की स्पीड से 75 किलोमीटर जब चलेगा तो कितना जाएगा भाई 75, 300 किलोमीटर ये जाएगा, और 90 की स्पीड से 9 4 54 540, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 840 किलोमीटर की कुल दूरी हो जाएगी। समय कितना हो जाएगा 4 और 6 10 घंटे, 0 से 0 84 घंटे का टाइम लगेगा। कितना, वो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी उसकी एवरेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कुषाण ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा, मतलब 100% पे खरीदा, 15% मतलब 85% पे बेच गया। यदि वह इसे 18% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 18% मतलब 82, बिल्कुल 82% पे खरीदता और 108 रुपये अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। तो 82 गुणे में 130 बटे में 100, 0 से 0। अब इनका गुणा करेंगे, 13 दूनी 13 और 82 का गुणा कर लीजिए आप, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 82, 6 6 10, 106 पॉइंट, क्योंकि 10 है तो 106.6 कितने में बेच रहा है 106.6 में, लेकिन वो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है 108 में, और यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है तो 106.6 और बट्टे में 85 को घटा देंगे तो 6 1 2, 21.6% की वैल्यू है 108। तो हमें किसकी क्रय मूल्य 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 गुणे में 100 बटे में 21.6, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 108 दूना 2 पंचे 10, 500 रुपये, कितना हो जाएगा 500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। अब देखिए सह अभाज्य का मतलब उनमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो ये तो नहीं हो गया। अब 15 और 94, ये 15 5 और 1 6, 9 4 13, ये 3 से नहीं कट रहा है। 5 और 1 6 और 4 2 6, ये 3 से कट रहे हैं, दोनों 3 से कट रहे हैं, ये भी 3 से कट रहे हैं, तो ये भी नहीं होंगे, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक थैले में 50 किलोग्राम 3 दालें हैं ए बी सी किस अनुपात में 4:3:3 के अनुपात में है। ठीक है, दालों ए और बी सी की कीमतों में 80 रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम के मतलब प्रति किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करना। ये कितने रुपए की है भाई 80, और ये 60, और ये भी 80 रुपए वाली है। इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कुल कितने के लिए, मतलब कितने प्रकार, 6 4 10 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल, और उनका औसत निकल के आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मतलब सबका 0 10 कॉमन लेके हम कट कर देंगे, तो कितना बचेगा 8 चौके 32, 6 18 और 8 3 24, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 4 12 14, 3 2 5 6 7 74 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। एवरेज रेट उसका कितना हो जाएगा 74 रुपए पर केजी। क्वेश्चन नंबर 9 कितना हो जाएगा 625 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में, वृत्त कितना है 625 मीटर का, एक ही बिंदु पर एक की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, और वे एक ही दिशा में चलते हैं। किस दिशा में?
एक ही दिशा में चलते हैं वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कितने समय बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद मिलेंगे, सबसे पहले किस स्पीड से वो जाएंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये वाला आगे आपको इसको क्रॉस करेगा ना, तो कितने समय बाद ये मिलेंगे, 18 5/18 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मिलेगा, मतलब आगे वाला उससे भागेगा। तो कितनी दूरी है, 625, तो टाइम कितना हो जाएगा, 625/5 125 सेकेंड लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 125 सेकेंड टाइम। यदि वो विपरीत दिशाओं में भागते तो जल्दी मिल जाते, क्योंकि इनकी चालें जुड़ जाती हैं आपस में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मनीष एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है और अनिल 6 दिनों में। मनीष कितने दिनों में करता है भाई, 7 दिनों में, और अनिल करता है 6 दिनों में। तो 7 6 42, 6 और 7 ये इनकी कैपेसिटी आ गई। पूरे काम की मजदूरी कितनी है भाई, 390 रुपए। तो यदि वे दोनों मिलकर एक काम को पूरा करते हैं तो मनीष की आय, ये देखिए आय जितना काम करेंगे उसी अनुसार उनको आय मिलेगी। तो टोटल कितना हो गया, 7 6 13 बराबर कितना हो गया, 390। तो 1 बराबर 30 रुपए। इसका निकालना है मनीष का। मनीष का कितना मिलेगा, 3 18 180 रुपए, और 7 3 21 210 रुपए मिलेंगे अनिल को। तो कितना है मनीष का, 180। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजता का नियम लगा लें, लासा मासा कुछ नहीं हमको निकालना है भाई। 12 का मतलब 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो 3 का नियम 7 4 11 नहीं कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, 8 6 14 नहीं कटेगा, 5 4 9 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात कितना, 7:3 है। आय में 12% की वृद्धि की जाती है और व्यय में 8% की वृद्धि की जाती है। उसकी बचत कितनी % बढ़ा जाए ताकि 2 स्थान तक शुद्ध, मतलब 0.2 स्थान तक निकालना। और नोट है फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब इसका जो है आंसर इसमें गलत है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं। कह रहा है आय और बचत, आय बचत और क्या होता है आपका खर्च होता है। आय अगर 7 है तो बचत कितनी है 3, तो खर्च कितना किया होगा 4। तो मैंने कहा हर जगह 0 0 बना, कोई डाउट। 700 रुपए की आय है, 300 रुपए बचा रहा है, 400 रुपए खर्च कर रहा है। क्लियर। आय में 12% की वृद्धि करो भाई, आय में 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा भाई। 12 7 84 784। खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है, व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है, 8%, मतलब 8 चौके 32, 432 रुपए की वृद्धि हो रही। अब बताओ वो बचत कितनी कर रहा है, पहले 700 मतलब 84 रुपए की आय है, 432 रुपए खर्च कर रहा है, तो 2 5 और 3 352 रुपए वो बचा रहा है, 352 रुपए बचा रहा है। तो कितना बचा रहा है भाई, 52 रुपए बचा रहा है। 300 पे गुणे में 100, तो 17 3 51, 17 सही 1/3%। ये आपका आंसर आना चाहिए, जबकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इस नंबर का, इस क्वेश्चन का सभी को नंबर दिया गया है। ठीक, इसका रियल आंसर कितना आ जाएगा, 17 सही 1/3%। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 है, 9.5% की छूट देता है पंखे का विक्रय मूल्य 1850 है। 9.5 की अगर छूट दे रहा है तो 91.5 पे बेचता होगा, बिल्कुल। पॉइंट हटाएंगे नीचे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब इनका मल्टीपल कर लेंगे, 185 गुणे में 915 बटे में 100। देखिए पॉइंट आएगा 2 के बाद, और इनका इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। कितना, 1674.25। हम इकाई के अंक से ही सभी मल्टीपल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चक्रवृद्धि ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई, 500, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है भाई, 700। कितना बढ़ रहा है 1 वर्ष में, 200 रुपए बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है, 500 पे गुणे में 100 कर देंगे, 00 से 00, 5 चक्कू 20, 40%। कितना हो जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जयशंकर ने अपने नियोक्ता से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि उधार ली, और जो वार्षिक संयोजित होता है उससे ऋण समाप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि 58,320 रुपए का भुगतान करना पड़ा। अब देखिए 8% है, तो 8 बटे में 100, 4 दूनी 8, 25, मतलब 2 25।
प्रिंसिपल 25 था, अमाउंट कितना हो गया 27, टाइम है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो इनकी पावर 2 करेंगे। 625 से कितना हो रहा है भाई 729, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 58,000, तो 729 की वैल्यू है 58,320, हमको निकालनी है 625 की वैल्यू। 58,320 गुणे में 625 और बट्टे में 729, 729 से इसको काटेंगे भाई, 729 से 58 32, 7 8 56, 8 9 72, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा बिल्कुल। तो 80 से इसकी गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 4 48 और 2 50, कितना आ जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1012 सेंटीमीटर और आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होगी पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना है 22, आधार की परिधि 2 पाई आर, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है 22, तो 2 गुणे में 22 बटे में 7, आर बराबर में 22, तो 22 से 22 कटेगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 2। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एस दे रखा है, 2 पाई आर एस बराबर 112, 2 गुणे में 22 बटे में 7, आर का मान 7 बटे में 2, ये यहां से निकालेंगे 1012, 2 से 2 कट गए, 7 से 7, 11 दूनी 22, 11 99 और 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 छंग 12, 46 मीटर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 46 मीटर। बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22 बटे में 7, एच कितना है 7 बटे 2 गुणे में 7 बटे में 2, एच कितना है 46, 2 से 11, 2 से 23 और 7 से 7, तो 7 और 23 गुणा, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 15 16, 11 से गुणा करेंगे 1 7 7 1 1771, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच होता है और उसका कुल कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर जो 1/3 है, और रिलेशन निकालना है तो 2 पाई आर कटे हो गया, एच बराबर में 1/3 एच प्लस आर, एच प्लस, तो भाई 3 इस पार लाएंगे 3 एच बराबर में एच प्लस आर, एच को इस पार लाएंगे तो 2 एच बराबर में आर, तो 2 एच बराबर में आर या आर बराबर 2 एच, आर बराबर 2 एच, तो एच बराबर दे रखा है, एच बराबर कितना दे रखा है आर बटे में 2 आना चाहिए, एच बराबर आर बटे में 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि होती है, मजदूरी में भी 20% की वृद्धि हो रही है, दैनिक आय में कितनी वृद्धि होगी, तो प्लस का 25 प्लस का 20 प्लस 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 25 गुणे 20 बटे में 100, 25 चौके 4 पंचे, तो 20 25 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक व्यक्ति बुलेट ट्रेन 84 की स्पीड से जाता है और 66 की स्पीड से आता है, एवरेज स्पीड 84 और 66, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 84 और 66 का, कैसे कट रहे हैं 6 कम, अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 84 गुणे में 11, 4 2 9, 924 एलसीएम हो जाएगा इनका। जब 84 से डिवाइड करेंगे 11 और 66 से डिवाइड करेंगे तो 14, क्लियर। तो 25 कुल एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी भाई 924 बटे में 25 गुणे में कितना करना है हमको, गुणे में 2 स्पीडें हैं तो 2 से गुणा कर देना, तो 2 से गुणा करेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 नेम 18 बटे में 25, 25 से भाग देने का सबसे सिंपल तरीका क्या है भाई 4 से गुणा कर दो, 2 के बाद पॉइंट रख दो, तो 4 अट्ठे 32 और 4 चक्कू 16 और 3 19, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकन 4 3 7, 73.92, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20
615 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं और उनका मूल्य कितना है? 3 रुपए है, 5 रुपए, 7 रुपए। तो हम सिक्के निकालेंगे। देखिए 3 रुपए में 1 रुपए के 3 ही सिक्के होंगे, 5 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 10, और 7 रुपए में 28 सिक्के हो जाएंगे। यहाँ पर हमको सिक्के दिया, ये सिक्कों का अनुपात निकल के आ गया। तो 28, 10, 38, 41, 41 बराबर कितना है आपका? 615 है। क्या निकालना है? 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के किस अनुपात में? 10, 10 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 615 गुणे में 10 बटे में 41 कितनी बार जाएगा भाई? 615 को 41 से डिवाइड करेंगे, 41 से कम 41, 5, तो कितनी बार गया? 5, और 5 से वो कितनी बार? 15 बार। 15 दशामन 150, 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 150। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आपको यदि हमारा प्रैक्टिस सेट सही लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स। चलिए अब हिंदी के पोर्शन को फटाफट से देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है उसे छांटिए। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। क्या सर्वनाम जानते हो ना? सर्वनाम जो संख्या के स्थान पर जिस शब्दों का यूज किया जाता है तो उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग, तो क्या कह रहा है? गलत यूज हुआ है? नहीं, सही यूज हुआ है, जबकि हमें गलत जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। फिर कह रहा है उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, हमारे से अब यह सब नहीं होता, तुम तो बहुत व्यस्त हो। तो गलत क्या है? हमारे से, ये जो है आपका गलत है, हमारे से नहीं, या हमसे आ सकता था। ठीक है ना? तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 2, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए, क्या कह रहा है नीचे? वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है अशक्त। यहाँ पे हिंदी नहीं आ रही थी तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, पढ़ लेना। अशक्त, अशोक या अशक्त या मशक्कत। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशक्त। अशक्त का मतलब ही होता है जिसमें शक्ति ना हो, जो सक्षम ना हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अशक्त। अशोक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर शोक ही ना हो। शोक का मतलब दुख है ना, ये चीजें ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अशोक को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में वाक्य में अशुद्धि पहचाने। आपकी घड़ी में के बजे हैं? ऑप्शन ए है के गलत है, बजे गलत है, घड़ी गलत है, आपकी गलत है। तो यहाँ पे के नहीं, आपकी घड़ी में के की जगह पे कितने बजे हैं, क्या आना चाहिए था? कितने बजे हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए तटनी, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी तड़ित, ऑप्शन डी है चंचला। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तटनी। तटनी जो है आपका नदी का होता है। किसका होता है? नदी। जैसे तटनी है आप नदी का, सरिता है ना, तो ये किसके होते हैं? ये आपके होते हैं नदी के। वहीं दामिनी, तड़ित, चंचला, तो ये किसके होते हैं? तो ये होते हैं आपके बिजली के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5, कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। बिल्कुल सही बात है। लोग ऐसा कहते भी हैं कि जो है जाकी ना फटी बीमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो वही बात कह रहा है ऑप्शन बी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात भी सही है, यह अच्छा विचार है। तो क्या इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 6 देखिए, मुहावरे के उचित अर्थ कह रहा, बताइए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबराना, चुप रहना, उड़ान भरना, अचानक गिरना, इसमें से क्या राइट जवाब हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। जब कोई बहुत घबरा जाता है तो हम कहते हैं क्या बात है भाई, आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा जो है हवाइयां उड़ रही हैं, है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है घबरा रहा है। क्वेश्चन 7, शुद्ध वाक्य कौन सा है? अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, सीता पटने से आई है। पटने नहीं भाई, जो आपका शहर होता है सदैव उसका यूज जो है एक वचन में होता है, वो पटने से कह रहा है, पटने से आई है। राघव अपने मामे के साथ घूमने गया है, नाम बिगाड़ने पे तुले हैं। रमेश आगरे गया है। तीनों वाक्य नीचे के गलत हैं। ऑप्शन ए यानी अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है आपका वाक्य बिल्कुल सही है, और सही वाक्य हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन 8, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा?
ऑप्शन ए भेजिएगा, ऑप्शन बी आइएगा, ऑप्शन सी तीजिएगा, ऑप्शन डी सोचिएगा। तो पत्र जो है क्या किया जाता है भाई, भेजा जाता है। तो ऑप्शन ए अर्थात भेजिएगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी नीरद, ऑप्शन सी राजीव, ऑप्शन डी कंचन। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। जैसे राजीव है आपका, पंकज है ना, राजीव है, पंकज है आपका, सॉरी मिट गया, जलज है, क्या है? जलज, जलज है, अरविंद है, क्या है? अरविंद है ना, नीरज है। तो ये सभी के सभी किसके होते हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अच्छा क्या गया? हाँ जलद, जलद और जलज, इसको ध्यान रखना। अगर जलज आ जाए तो जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, और अगर जलद आ जाए तो जलद का मतलब होता है जल को धारण करने वाला अर्थात जिसमें जल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? जैसे मेघ, मेघ का मतलब बादल है ना, मेघ का मतलब क्या है? बादल। तो ये जो है ये वाला जलद बादल का पर्यायवाची है, और ये वाला जलज ये किसका है? तो राजीव अर्थात कमल का पर्यायवाची है। वैसे नीरद, तो नीर मीन्स भैया क्या होता है? नीर, नीर मीन्स भी तो पानी होता है, तो जो पानी को धारण करता है उसको नीरद बोलते हैं अर्थात मेघ। तो मेघ का पर्यायवाची जलद भी है, नीरद भी है। जलज किसका है? जलद तो आपका किसका है? राजीव का। कंचन का मतलब होता है सोना, क्या होता है? सोना, या कोई बहुत ज्यादा कीमती धातु होती है तो उसको भी हम कंचन बोल देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 10 कह रहा ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी, उर्छत, उपही या अस्ताचत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वगामी। जैसे देखो मान लो अगर कोई चीज ऊपर की ओर जा रही है तो उसको ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। वही अगर कोई चीज नीचे की ओर आ रही है तो होता है अधोगामी। क्या होता है? अधोगामी। इसको आप ये कीवर्ड है, ये अधो और ऊर्ध्व वाला, ये इसको आपको ध्यान रखना है। सीधी सी बात, अगर ऊपर से बात हो रही है ऊपर के लिए तो ऊर्ध्व, अगर नीचे के लिए बात हो रही है तो अधोगामी। जैसे क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि भाई और भी क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे मान लो कोई पत्र है जिसे लिखा होता अधोलिखित, लिखा होता ना अधोलिखित। क्या आपने कभी भी न्यूज पेपर में शासनादेश, शासनादेश पढ़े हैं? ठीक है ना, अगर पढ़े होंगे तो आपने ये शब्द जरूर ही लिखा हुआ देखा होगा वहां पे अधोलिखित। अधोलिखित का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? अधोलिखित। ठीक है ना, नीचे, ऊपर लिखित होता है, या फिर जिसे ऊर्ध्व लिखित भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जो इसलिए नहीं भाई स्त्री होना चाहिए, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे क्या कहते हैं? कोमलांगी, प्रेयसी, कर्णप्रिया या प्रियंवदा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बोलेंगे इसे? प्रियंवदा। जो प्रिय बोलती है उसको बोलते हैं प्रियंवदा, है ना। कर्णप्रिय का मतलब क्या होता है? कर्णप्रिय का मतलब होता है जिसका कान क्या हो? सुंदर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कर्णप्रिय। प्रेयसी क्या बोलते हैं? प्रेयसी कह सकते हो कि जैसे पत्नी को कह सकते हो, क्या बोल सकते हो? पत्नी को कह सकते हो, या फिर जो आपका हमसफर होता है। ठीक है ना, क्या होता है? हमसफर होता है, तो उसी को क्या बोल सकते हो? प्रेयसी जो है बोल सकते हो। क्या? क्वेश्चन 12 कह रहा राई का और डैश है बनाना, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। कह रहा राई का दीवार बनाना, राई का पहाड़ बनाना, राई का किला बनाना या राई का घर बनाना। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राई का पहाड़ बनाना। पहाड़ या फिर पर्वत हो, इनमें से कोई भी दो शब्द होंगे, एक आएगा। ठीक है ना। पहाड़, अगर पहाड़ नहीं हुआ तो पर्वत होगा, तो पर्वत यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। लोग कहते हैं भाई राई का पहाड़ या पर्वत क्यों बना रहे हो, मतलब छोटी बात को बड़ी बात क्यों कह रहे हो, क्यों बना रहे हो? राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए उन्नति, उन्नति, अननति, अन्नति या अउन्नति या पदोन्नति या अवनति। उन्नति का विलोम आपका अवनति होता है। उन्नति का मतलब जब आपका प्रमोशन होता है तो उसको हम उन्नति बोल सकते हैं, या जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, आपका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसको उन्नति बोलते हैं। वहीं इसके जब उल्टा हो जाता है तो बोलते हैं डिमोशन या फिर अवनति। ठीक है। क्वेश्चन 14
यह घटना अद्भुत है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पे उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? यह घटना अपूर्व है, यह घटना आश्चर्यजनक है, यह घटना भयानक है, या यह घटना विलक्षण है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। अद्भुत की जगह पे अपूर्व का भी यूज हो सकता है, भयानक का यूज नहीं हो सकता, आश्चर्यजनक का हो सकता है और विलक्षण का भी हो सकता है। क्वेश्चन 15, नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करिए। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया। ऑप्शन ए अभ्यास पुस्तिका का कह रहा गलत है, नहीं बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अध्यापक ने आपकी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी लिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका गलत होगा, अवलोकन करके देख लिया। इसमें वो डबल शब्दों का या डबल अर्थों का यूज कर रहा है। भाई अवलोकन का मतलब ही होता है देखना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका निरीक्षण करना ही आपका क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। अवलोकन भी इसने दे दिया और करके देखना। भाई अभी तो बता चुके हैं अवलोकन का मतलब ही होता है देखना, और करके देखना दोबारा दे रहा है। तो जब कोई चीज दो बार दी जाती है तो वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है, चलिए अब फिल इन दी ब्लैंक्स देखिए। ये बहुत अच्छा जो है आपका पैराग्राफ है और समझने के ऊपर काफी ज्यादा ये जो है आधारित है। कह रहा पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिससे, अब कह रहा है ऑप्शन में ये दिए हुए, कह रहा है इसमें से क्या आएगा? जिससे के बाद, जिससे डैश है से आने वाली हानिकारक। अब किससे हानिकारक तरंगे आती है? सूर्य से आएंगी हानिकारक तरंगे, या चंद्रमा से आएंगी किरणें, या तारामंडल से आती हैं, या शनि ग्रह से आती हैं। तो ऑप्शन ए होगा। हम सभी को पता है कि जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेजेज हैं वो आपकी सूर्य की किरणों के द्वारा ही पृथ्वी तक जो है आ पाती हैं। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन 16 था, 17 देखिए, यहां तक हो गया था ना। वहां पे क्या भरा जाएगा? सूर्य। सूर्य से आने वाली हानिकारक, अब कौन सी हानिकारक रोक ली जाती हैं? क्या रोक ली जाती है? किरणें रोक ली जाती हैं, हवाएं रोक ली जाती हैं, या रोशनी रोक ली जाती हैं, या फिर तरंगे रोक ली जाती हैं? तो किरणें कौन सी होती हैं? वो भी अल्ट्रावायलेट होती हैं। तो इसका 17 का आंसर होगा ए। ठीक है ना, रोक ली जाती हैं, किंतु पृथ्वी के ऊपरी जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बताना, यहाँ पे का की जगह पे क्या आएगा? पृथ्वी का डैश है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कह रहा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, या क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, या बोझ बढ़ता जा रहा है, या तापमान बढ़ता जा रहा है। तो तापमान बढ़ जाता है जब जो ऊपर की आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो रुक जाती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर डी होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। अब कह रहे कैसे क्षेत्र है वो? रेगिस्तान में इतनी ज्यादा बाढ़ आती ही नहीं है, तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैदानी क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा है, या पहाड़ी क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा है, या तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका डी, तटीय क्षेत्र। तटीय जानते हो ना, ऐसे क्षेत्र जो कि समुद्र अथवा सागर से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, उनको हम तटीय क्षेत्र या कोस्टल एरिया या कोस्टल जोन बोलते हैं। हालांकि आप कह सकते हो भैया मैदान भी तो डूब सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे भैया उपयुक्त शब्द हो, आपको वही भरना है। आपकी बात सही हो सकती है, कभी कभी जो है मैदानों में भी बाढ़ आ जाती है, और मैदान में जो गांव या शहर बसे होते हैं वो भी डूब जाते हैं, लेकिन कह रहा है इनमें से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो भैया तटीय इलाका ही डूबेगा आपका। ठीक है ना, क्या डूबेगा? सॉरी, तटीय इलाका ही डूबेगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहां पे आ गया ना। ठीक है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थित रही तो मुंबई जैसे महानगर, अब देखो आगे उसने दे भी दिया हिंट के लिए, मुंबई जो है क्या बिल्कुल सागर के किनारे ही तो स्थित है। मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं,
पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व, अब आगे क्या आएगा, विश्व सभ्यता को या विश्व संस्कृति को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने के लिए वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या सभ्यता आएगा, संस्कृति को अमृत पोषक, या परिवेश को, या फिर बिरादरी को? तो आंसर आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन ए, सभ्यता। ठीक है ना, क्या आंसर आना चाहिए, सभ्यता। तो आज का जो एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस था वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।